हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी के ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। डीएनए का जो वॉटसन पे क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, उसका अध्ययन किया था हमने लास्ट क्लास में। आज देखिए, इसी क्रम में थोड़ा सा डीएनए के कार्य देख लेते हैं। डीएनए के कार्य। डीएनए के कार्य अगर देखे जाए तो डीएनए के क्या क्या कार्य हो जाएंगे। तो कोशिका की जो जैव संश्लेषण क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करता है। क्या? कोशिका की जैव संश्लेषण क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोशिका की जैव संश्लेषण क्रियाओं का नियंत्रण। कोशिका की जो जैव संश्लेषण क्रिया उनका नियंत्रण करता है, क्योंकि इसमें उन जैव संश्लेषण क्रियाओं के लिए सूचनाएं निहित होती हैं। दूसरा, डीएनए को ही क्या है, एक तरह से शाश्वत या चिरस्थायी अणु माना जाता है कोशिका का, इसलिए ये एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। क्या होगा? आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। कार्य करता है, यानी आनुवांशिक पदार्थ का मतलब कि जो भी आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, उन आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से और दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है? डीएनए। अगला इसका कार्य अगर देखा जाए तो इसमें रेप्लिकेशन का या स्वयं प्रतिकृति का गुण पाया जाता है, इसलिए ये आगे चल के कोश का विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। क्योंकि जब डीएनए की 1 से 2 कॉपी बन जाएंगी रेप्लिकेशन के द्वारा या प्रतिकृतिकरण के द्वारा, तो फिर कोशिका क्या है, विभाजन के लिए प्रेरित होती है और एक कोशिका से 2 कोशिका बनती हैं। तो कोशिका विभाजन के लिए भी ये जिम्मेदार है। कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है। कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी कैसे है? अभी बताया भाई, रेप्लिकेशन करेगा, एक डीएनए से 2 डीएनए की प्रतियां बनेंगी, और जब 2 डीएनए की कॉपियां बन जाती हैं तो जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती ना, उसी तरह से एक कोशिका में डीएनए की 2 कॉपियां नहीं रह सकती। फिर क्या है, कोशिका को विभाजित होना पड़ेगा और कोशिका फिर 1 से 2 हो जाएगी। अच्छा, अगला प्रकार क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी। उत्तरदायी या जिम्मेदार। कैसे है प्रोटीन संश्लेषण के लिए? भाई, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा या अनुलेखन की क्रिया के द्वारा एमआरएनए बनेगा, और उस एमआरएनए से फिर अनुवादन या ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है।
ये देखिए इसके डीएनए के कार्य हो गए ना, ये डीएनए के कार्य हो जाते हैं। और भी अगर जैसे क्या और क्या लिख सकते हैं इसमें हम, डीएनए का अगला कार्य जैसे एक और क्या लिख सकते हैं इसमें, डीएनए का अगला कार्य जो एंजाइम्स होते हैं उनके संश्लेषण के लिए भी है। कोशिका में एंजाइम्स के संश्लेषण के लिए होता है एंजाइम्स संश्लेषण के लिए एंजाइम संश्लेषण के लिए उत्तरदायी क्यों है? क्योंकि जो एंजाइम है वो भी किसी के बने, प्रोटीन्स के बने होते हैं, उनका संश्लेषण के लिए भी जो इसमें सूचनाएं होती हैं वो निहित होती हैं। तो ये कोशिका या डीएनए के कार्य हो गए, है ना। इसको साफ करके इनको नोट कर लेना। चलिए आगे देखिए, डीएनए तो अपने यहाँ लगभग कंप्लीट हो जाता है। क्यों? हमने देखो डीएनए की परिभाषा पढ़ ली, उसके बाद डीएनए का प्राप्ति स्थल, डीएनए की खोज किसने की, और डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में जो सबूत थे वो सारे हमने देख लिए। इसके बाद डीएनए का जो वॉटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल था ये भी पढ़ा, डीएनए की संरचना भी पढ़ी, अब डीएनए के कार्य पढ़ लिए। तो डीएनए अपना यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे हमें पढ़ना है क्रोमोसोम के निर्माण के लिए एक मॉडल दिया गया था, न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। कौन सा? न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल आज हमें ये पढ़ना है, न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड। तो ये क्या है? देखिए, जो डीएनए है ये जो कोशिका की अंतरावस्था होती है या इंटरफेज अवस्था, इंटरफेज स्टेज होती है, उसमें डीएनए एक क्रोमेटिन, क्या? क्रोमेटिन के तंतु के रूप में एक तरह से जाल बनाते हुए, इस तरह से उलझा हुआ एक जाल सा बनाते हुए एक केंद्र के भीतर इस तरह से पाया जाता है डीएनए ना, बहुत ही उलझा हुआ क्रोमेटिन का जाल बनाते हुए। लेकिन कौन सी अवस्था में? इंटरफेज अवस्था में या अंतरावस्था में। लेकिन जब कोशिका विभाजन करती है या जब कोशिका डिवीजन फेज में आती है, विभाजन करती है, तो उस टाइम क्या होता है? गुणसूत्रों का निर्माण होता है। अगर मानव में देखा जाए तो कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े, जिनमें से 22 गुणसूत्र तो कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं और 22 जोड़ी कौन से हो जाएंगे? कायिक, और 2 जोड़ी कैसे होते हैं? लिंग गुणसूत्र। ठीक है। तब जब कोशिका विभाजन की अवस्था में आती है उस टाइम क्या होता है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है किससे? क्रोमेटिन से। तो क्रोमेटिन तो एक बहुत ही पतला धागा है, लेकिन जो गुणसूत्र होते हैं वो मोटे होते हैं और साइज में छोटे भी होते हैं। तो यानी क्रोमेटिन कैसा था? इस तरह एक तरह से जाल जैसी संरचना थी ये केंद्र में। लेकिन अब जब क्रोमोसोम बनेंगे, ये तो कौन सी थी? कोशिका की इंटरफेज स्टेज या अंतरावस्था थी। लेकिन विभाजनों की अवस्था में
क्या होगा, गुणसूत्रों का निर्माण होगा। और गुणसूत्र कैसे होते हैं, गुणसूत्रों की इस प्रकार की संरचना होती है ना भाई। गुणसूत्रों की ऐसी, आप इस संरचना को प्राप्त करने के लिए, यानी मोटी भी है और छोटी भी, इस संरचना को प्राप्त करने के लिए डीएनए में क्या होती है, पैकेजिंग की क्रिया होती है। क्या होता है, इस क्रोमोसोम की संरचना को प्राप्त करने के लिए डीएनए में क्या होगा, संकुचन होगा। डीएनए संकुचित होके और पैकेजिंग होती है इसकी, क्या होती है, पैकेजिंग। इससे संकुचित होगा, डीएनए संकुचित होता है और पैकेजिंग होती है। और उस पैकेजिंग के द्वारा, जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को अगर खींचो तो बहुत ही लंबा तार होगा, लेकिन स्प्रिंग क्या है, छोटे से स्थान में आ जाती है। ऐसे ही डीएनए में पैकेजिंग होती है और उस पैकेजिंग के द्वारा डीएनए बहुत कम स्थान में आएगा। कम स्थान में आएगा तो मोटाई बढ़ेगी और क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण होगा। अच्छा, वो पैकेजिंग होती किसकी सहायता से, वो पैकेजिंग डीएनए की होती किसकी सहायता से है, वो होती है हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से। किससे, हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से। ये हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से डीएनए की पैकेजिंग होगी और फिर क्रोमोसोम का निर्माण होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखिए। हिस्टोन प्रोटीन एक तरह से क्षारीय प्रोटीन है। क्या है, क्षारीय प्रोटीन है। कौन कौन से होते हैं ये देख लो। एक तो H1, कौन सा है, H1, H, अगला कौन सा है, H2A, H2B, H3 और H4। ये हिस्टोन प्रोटीन है। कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की, 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है हिस्टोन प्रोटीन, 5 प्रकार की होती है। और क्षारीय प्रोटीन है। कैसी है, क्षारीय प्रोटीन होती है या क्षारीय प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है और क्षारीय प्रकृति की होती है। कौन कौन सी होती है, H1, H2A, H2B, H3, H4। ये 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन है जो कि डीएनए की पैकेजिंग में सहायता करती है। अच्छा, अब देखिए पैकेजिंग होती किस प्रकार से है इसकी। जो H2A, H2B, H3 और H4, ये चार हिस्टोन प्रोटीन के अणु अपनी द्विक अवस्था में, यानी दो मिलेंगे, यानी 2 ही तो H2A, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4, यानी 4 के डबल हो गए भाई, 2 अणु हैं चारों के, तो 8 अणु। 8 अणु क्या बनाते हैं, एक ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। ऑक्टामर का मतलब जिसमें 8 अणु उपस्थित है। कौन कौन से, H2A, H2B, H3 और H4 के 2 अणु, इस तरह से ये 4 है, 4 के 2 में 8, तो एक ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। उस ऑक्टामर के ऊपर डीएनए है, वो डीएनए कुंडलन बनाता है। और डीएनए कितने कुंडल बनाएगा, सर्पिल कुंडलन बनाता है, 2.25 कुंडलन, यानी एक सही 3/4, 2.25 कुंडलन बनाता है उस ऑक्टामर के ऊपर। एक ऑक्टामर के ऊपर, उस ऑक्टामर को बोलते हैं कोर या न्यूक्लियस। उसके ऊपर कुंडलन बना देगा। फिर बीच में जो H1 है ये लिंकर डीएनए से जुड़ेगा और आगे फिर से ऑक्टामर बनेगा। इसकी संरचना बनाते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये ध्यान रखना, H1, H2, H2B, H3 और H4, ये 5 हिस्टोन प्रोटीन होती है। नाम ध्यान रखना है ना। आइए देखते हैं इसकी संरचना कैसी है। न्यूक्लियोसोम सॉलिड और मॉडल। देखिए,
जैसे ये क्या हो गए, 4 गुण हो गए इसके हिस्टोन प्रोटीन के, जैसे H2A, H2B, H3, H4, 4 ये और 4 ही इनके पीछे की तरफ होंगे भाई। 4 ही हिस्टोन प्रोटीन का कैसे होंगे, इनके पीछे की तरफ। मतलब जैसे अब मैं यहाँ 2D है, 3D होता तो आसानी से दिख जाता, लेकिन बोर्ड है भाई 2D है, सेमी 2 डायमेंशन है। अगर 3D में होता तो आसानी से पीछे की तरफ से भी हम देख सकते थे। तो 4 तो ये 4 इसके पीछे हैं, है ना, ये 4 क्या है इसके पीछे की तरफ 4, तो 4 और 4 कितने हुए, 8। तो इस तरह से एक ऑक्टामर का निर्माण होता है। हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु मिलकर ऑक्टामर का एक निर्माण करते हैं। इस ऑक्टामर के चारों तरफ और जो डीएनए है वो सर्पिल कुंडलक बनाता है। कैसा, सर्पिल कुंडलक बनाता है इस तरह से। ये तो मैं पता चल गया ना कि H2A, H2B, H3, H4 ये होंगे, इनको यहाँ से हटा देते हैं हम और अब ये इस तरह से और कुंडलन बनाएगा यहाँ पे। ये जबरदस्त है, ये आएगा पीछे की तरफ से ना, ये गया तो अपन देख नहीं सकते इसको, ये तो इधर से गया फिर पीछे की तरफ से आएगा, है ना, इधर से, ये इधर से मिल रहा है पीछे से, और ये इधर से आया और वो ऊपर से इस तरह से मिलना है और ये आ गया, है ना, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह का कुंडलन बनेगा इससे। ये यहाँ से डीएनए का अणु आया है, ये डीएनए का अणु यहाँ से इधर और ये आ गया। इसके बाद पीछे की साइड से उधर से आएगा और ये, ठीक है। इस तरह से ये पूरे 2 कुंडलन नहीं पूरे करता, लगभग 1.25 कुंडलन पूरे करता है, यानी उधर थोड़ा पहले हट जाएगा, पूरे 2 कुंडलन पूरे नहीं करेगा, 1.25 का मतलब कितना, 1/3/4, 1/3/4 कुंडलन बनाएगा डीएनए का अणु यहाँ पे, और फिर आगे यहाँ पे कौन होगा, H1। 4 हिस्टोन तो यहाँ 4 अणु यानी 8 अणु थे, जिनमें 4 प्रकार की प्रोटीन थी हिस्टोन, H2A, H2B, H3, H4। तो देखो इधर लिख देता हूँ, यही लिख दूँ क्या इसमें, H, ये सही नहीं है, इधर लिख देते हैं कौन कौन से हैं जो ऑक्टामर है, ये H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 हिस्टोन प्रोटीन के अणु हैं। ये कौन सा है, H1, ये भी हिस्टोन है। इसके बाद ये डीएनए है ना, ये डीएनए आगे बढ़ा है और फिर से यहाँ पे एक ऑक्टामर उपस्थित है। ये फिर से एक ऑक्टामर है यहाँ पे, ऐसे ही ये इसके भी इधर से तो निकले हैं,
पीछे की तरफ से आया है ना, और ये भी वही H2A, H2B, H3 और H4, इसके प्रोनल प्रोनल लगाए। इस फिर से देखिए ऑक्टागोन प्रस्तुत होगा। इस तरह लगातार ये ऑक्टावर के अणु आते जाएंगे और बीच बीच में यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से स्टोन प्रोटीन के अणु, ये बीच में फिर से एक स्टोन आएगा H1, है ना। फिर आगे 4 ऑक्टावर, और ये फिर से ऑक्टावर है। इस ऑक्टावर के ऊपर फिर से कुंडल, जैसे इधर से गया नीचे से और ये इधर से घूमेगा, चलो यहाँ से और इधर से निकलता हुआ फिर चला जाएगा। इस तरह से ये डीएनए आगे बढ़ता रहेगा। इस तरह एक कॉन्डम बनेगा। इस संरचना को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम मॉडल। अच्छा, ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोसोम है। प्रोटीन कौन कौन से इसमें? H2A, H2B, H3 और H4 ये बता देता हूँ यहाँ से ना। ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम। ये क्या है? डीएनए। ये हिस्टोन प्रोटीन, ये भी हिस्टोन प्रोटीन ही है। कौन सी है? H1। ये लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए मतलब जो एक तो ये न्यूक्लियोसोम कोर हो गया, एक ये न्यूक्लियोसोम कोर, एक ये न्यूक्लियोसोम कोर। तो जो दो न्यूक्लियोसोम है उनको जोड़ने वाला डीएनए कौन सा है? इनको जोड़ने वाला डीएनए कौन सा कहलाएगा? लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए से कौन सा अणु जुड़ा रहता है प्रोटीन का? H1। फिर से ये लिंकर डीएनए आ गया यहाँ पे, ये भी लिंकर डीएनए, ऐसे ये फिर लिंकर डीएनए आ जाएगा। इस तरह ये डीएनए यहाँ पे कोडिंग बनता है। तो एक तरह से डीएनए की क्या होती है? यहाँ पे पैकेजिंग होती है और डीएनए होती कम जगह में आ रहा है। ये अगर देखा जाए इसको तो एक तरह से जो मोतियों की माला होती है ना, मोतियों की माला, उस मोतियों की माला के समान दिखाई देता है। जैसे एक माला में जो मोती है, मोतियों की माला जो होती है, शाम को भजन करते हैं, राम राम जपते हैं, उस माला में जो मोती होता है, मन का होता है मोटा, वो तो एक न्यूक्लियोसोम को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो मोती किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे समझ सकते हो कि एक न्यूक्लियोसोम है। और जो दो मोतियों के बीच का पतला वाला धागा है, दो मोतियों के बीच में जो पतला धागा है, वो किसको? लिंकर डीएनए को, किसको? लिंकर डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से ये पैकेजिंग होती है डीएनए। ये इस संरचना को तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। और इस पूरी संरचना जो पैकेजिंग हो जाती है, इस संरचना को बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं इसको? सोलेनॉइड। इस पूरी संरचना को, इसको न्यूक्लियोसोम और इस पूरी संरचना को सोलेनॉइड। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। इसका जो व्यास होता है न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड का, इसका व्यास होता है भाई 10 nm व्यास होता है इसका, 10 नैनोमीटर व्यास। एक सोलेनॉइड का व्यास कितना होता है? सोलेनॉइड का व्यास होता है 10 nm। कितना? 10 nm। और स्टोन प्रोटीन बताएगी तुमको ये। और जो एक न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ डीएनए कितने चक्कर लगाता है?
1 सही 3/4 या 2 चक्कर लगाता है। तो ये कितना लंबा होता है? ये होता है 146 लगभग 146 बेस पेयर लंबा। लगभग 146 बेस पेयर लंबा होता है ये डीएनए। ये देखो ये जो यहाँ तक का डीएनए है वो 146 बेस पेयर लंबा, जबकि ये जो लिंकर डीएनए है ये अलग अलग अंगों में अलग अलग जो डीएनए होता है जीवों का उसमें अलग अलग होती है इसकी लंबाई। किसी में ये लगभग 8 से 110 बेस पेयर लंबा हो सकता है। कितना? 8 से 110 बेस पेयर। बेस पेयर का मतलब जो न्यूक्लियोटाइड में बंधन होता है, जैसे एडेनिन गुआनिन से एडेनिन थाइमिन से बंधन बना तो साइटोसिन गुआनिन से, जो वो क्या होते हैं बेस पेयर। इतनी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी होगी? 146। कितनी? 146 बेस पेयर। और जबकि लिंकर डीएनए की लंबाई 8 से 110 एंगस्ट्रॉम लगा सकते हो। 8 से 110 बेस पेयर लंबा। इसकी अलग अलग होती है, कोई फिक्स नहीं है। इसके ध्यान रखना। देखिए जो न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ लिपटा हुआ है इसकी लंबाई 146 से 140 होती है। 146 रख लो, 146 होगी इसकी लंबाई। और ये तुम्हें बताई थी ऑक्टामर किसका है? 8 अणु H2A, H2B, H3 और H4 अणु ये प्रोटीन के होते हैं। इस तरह से क्या बनती है? तो न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड मॉडल होता है। तो आज की क्लास में हमने एक तरह से डीएनए की पैकेजिंग पढ़ी, यानी डीएनए कैसे पैकेजिंग करता है और क्रोमोसोम का निर्माण कैसे होता है। संकुचित हो जाएगा इससे और क्रोमोसोम का निर्माण होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।